नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं थार की आवाज़ के संस्थापक लियाकत नोहड़ी। लियाकत साहब से बात करेंगे राजनीति के विषय में भी, बाड़मेर के चुनाव के बारे में भी बात करेंगे, लोकसभा की, और बात करेंगे क्रिकेट जगत की भी। क्रिकेट जगत की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में थार की आवाज़ के संस्थापक लियाकत भाई का। खान भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू गोकुल भाई, आपने इस छोटी सी चीज़, वैसे इरफान साहब को ब्रॉडकास्ट तो इरफान का साहब का था, हम तो ठीक है ना चीज़, पर मैं आपके इस मंच से, अगर इस मंच पर पहुंचा हूं, यहाँ तक आपने बुलाया है और युवाओं को आप जो मंच दे रहे हो, कसम से बहुत बड़ी बात। क्योंकि एक आदमी को नीचे से ऊपर तक लाने में जो काम होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब लोग आजकल दबाने का काम करते, कहीं भी आप देख लो, किसी भाई हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, कोई भी कहीं भी स्थिति, अगर मुझसे कोई बढ़ रहा है, अब इरफान मेरा छोटा भाई, अगर मैं चाहूँ कि इरफान मेरे से बढ़ रहा है सोशल मीडिया, मैं उसको क्यों ना दबाऊँ, लोग ये सोच के दबाते। पर आप इस स्टेज पे आके लोगों को ऊपर लाने का, मेरे और इरफान जैसे एक छोटे से गांव में आकर आप ऐसा स्टेज दे रहे हो, बहुत बड़ी बात, दिल से शुक्रिया। नहीं, ये आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता है। बेस्ट योग्यता अलग चीज, आप मेहनत कर रहे हैं ना फील्ड में। देखो, सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई, आप देख लो, किसी भी फील्ड में बहुत सारे लोग, ठीक है, पर कुछ ऐसे लोग भी है जिसके पास ऐसा कंटेंट है जो मतलब युवाओं को, घर को, परिवार को सीख देता है। कुछ ऐसे कंटेंट भी है जो मतलब लोगों में और युवाओं को मतलब गंदे रास्ते पे लेके जाता है, ठीक है। पर आप बुला के मतलब ऐसे युवाओं को, हम जैसे अच्छे लोगों को, कि भाई दुनिया को सिखाना है, आप दुनिया को क्या सिखा रहे हो, दुनियादारी में क्या चल रहा है, उसके बारे में मतलब किसी को लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो बहुत सारे कंटेंट आप बुलाना चाहो तो किसी को भी बुला सकते हो, बुला लो स्लो मोशन वालों को भी बुला सकते हो, बुलाना क्यों। पर आपने हमें बुलाया है तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी बात ही होगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि युवा जो देख रहे हैं और जो आपकी पब्लिक देख रही है, उन्हें ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि वो भी मोटिवेट हो और वो भी उस ऐसे रास्तों पे चले जो उन्हें अपनी ज़िंदगी की बहुत बेहतरीन मंजिल तक लेके जाए। बाकी आज के ज़माने में देखा जाए तो सोशल मीडिया देखा जाए तो मतलब एक बेहतरीन चीज़ भी है और गंदी चीज़ भी है। गंदी ऐसी है कि अभी इरफान भाई, फायदे बताओ पहले मैं फ़ायदे बताता हूँ सोशल मीडिया के। देखो, सोशल मीडिया में एक तो जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट है, जो मतलब उनका खर्चा जिनके पास बहुत कम है, ठीक है ना, वो घर बैठे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी संस्था है जिन्होंने अपने क्लासेस ऑनलाइन कर दिए, तो घर बैठे वो पढ़ाई, तो उनका खर्चा भी बचत होता है। और मिडिल क्लास के परिवार ऐसे जिनके पास खर्चा नहीं, तो वो घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके उपरांत यूट्यूब में कंटेंट है, फ़ायदा ये है कि कोई ऐसा लोग है जिसके पास ये है कि बोलने की कला है, या अपना कुछ ऐसा न्यूज की कला है, या किसी की भी कला है जिसके माध्यम से वो पैसा कमा सकता है सोशल मीडिया के जरिए। फ़ायदे तो ये है, ठीक है। नुकसान की बात करूं तो ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपना जिस्म दिखाकर, मतलब जब वो अपने लिए क्या सोचती है क्या नहीं, वो उन पे डिपेंड है, पर लोग उनको देख के मतलब अपना माइंड सेट बदलते हैं। अब जो अच्छा कोई पढ़ाई में लग रहा है, अगर किसी के सामने ऐसी कोई रील आ गई, ठीक है, वाइड रील आएगी, जिसे देख के मतलब दिल में या दिमाग में ऐसा कोई गंदा ख्याल आए, ठीक है ना, तो मैं अगर उसको एक बार देखा, सोशल इंस्टा का ये आप प्रक्रिया में देख लो, अगर आपने कोई भी खराब रील या कैसी भी रील एक बार देखें तो वो दोबारा आएगी वैसी की वैसी। हाँ, आप स्पीड पे ऐसे काम करता है। मतलब देखो, अगर इंस्टा चीज़, अगर आप इंस्टा को रख के मोबाइल डाटा खोल के आप अगर दिमाग में या ऐसा सोच लिया कि ये है, वो इंस्टा पे वही रील आती है। मैंने ये ट्राई किया है। क्या कारण है? मतलब यही, अब वो तो सोशल मीडिया वाले जानते हैं, इंस्टा जानता है उसमें क्या है क्या नहीं, पर ऐसी गंदी रीलें आप देखोगे तो गंदी रीलें भी बहुत आएगी, अच्छी देखोगे अच्छी भी आएगी, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया में गंदी चीज़ों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें जो आगे के भाई ये चीज़ें दिखा के मैं मेरा जिस्म दिखा के अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझसे बुरा कौन है? अगर आप अपना जिस्म का सौदा कर रहे हो पैसे, फिर आप में और जो रोड पे ऐसे या ऐसा कोई गंदे काम करते हैं, उनमें क्या फ़र्क रहता है? कोई फ़र्क नहीं। उनको मिलियन व्यू देती है पब्लिक, वही तो बात है, पब्लिक मतलब गंदी चीज़ों को देख रही है ना। उनका वहाँ उदाहरण ये है, जब अपन कहते हैं कि भाई लड़कियां फूड़ता से वीडियो अपलोड करती है, तो लड़कियां कहते हैं कि हम जब संस्कारी वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग देखते नहीं है, जब हम फूड़ दिखाते हैं तो लोग देख लेते हैं। चलो, लोग व्यूज उसी पे देते हैं, तो हम क्या दिखाएं? व्यूज लोग देखना वही चाहते हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं। आप व्यूज के चक्कर में अपना मतलब अपने माँ बाप की भी सोचना चाहिए। आपका घर है, आपका परिवार है, आपका भाई है, आपकी बहनें हैं, अगर आपको इस स्तर पे देख रही है तो उन पे भी, उनके दिमाग में क्या सोच रखी है, हमारी बहन क्या कर रही है, हमारी बेटी क्या कर रही है, वो भी तो सोचे। पैसों के लिए लोग इज्जत को तवज्जो नहीं देते हैं। इज्जत, जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ इंसानियत भी नहीं है। अगर आप आपके पास इज्जत नहीं, मैं कहता हूँ लोग आजकल पैसों के लिए अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं।
अगर आपके पास इज्जत नहीं है तो पैसा कमा के क्या, पैसा तो हर कोई कमा सकता इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे इसी पे एक बात चलती है कि आपकी इज्जत लेकर के आप मार्केट में जाइए, आपको उस इज्जत के बदले कोई सामान खरीद देता है तो खरीद के लाइए, नहीं तो आप पैसे लेके जाइए और पैसों खड़क के आगे सारी इज्जत नीलाम होती है, सारी क्षमताएं और सारी ताकत खड़ी हो जाती है। पैसे ले जाओ कुछ भी खरीद सकते हो, इज्जत ले जाओगे भूख मर जाओगे। यही आजकल ये थॉट चल रही है, इसको कैसे बदलोगे आप? देखो, पैसे लेके जाके हर चीज़ खरीदी तो जा सकती है, पर एक आदमी मतलब ऐसी है कि दौर एक ऐसा है, इस अब जो दौर है ना वो इज्जत को बहुत कम तवज्जो देता, पैसों को ज़्यादा तवज्जो। बाद में उसी कह रहा हूँ ना, लोग पैसों को ज़्यादा आप देख लो कि आप क्रिकेट को प्रमोट करते हो, बहुत कमेंट्री करते हो आप, बहुत बेहतरीन लाइव करते हो क्रिकेट आप स्टूडियो से, आपको बताते हैं कि लोग क्रिकेट देखते हैं। हैं। सत्संग कितने लोग देखते हैं? बहुत कम लोग। क्रिकेट फिक्स है, फिक्स सट्टा मार्केट है क्रिकेट में पूरा तय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ड्रीम 11 पे भी यही चल रहा है। सत्संग है, भजन संध्या है, या ये जो आपके धर्म के जो काम होते हैं अजान वगैरह है, कौन देखता है? बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते। रेयर ये रेयर है ना, बहुत कम संख्या में। तो लोग जब बड़ी संख्या इस तरह पे, तो सही किसको माने? देखो, सही मानना या गलत मानना ये तो खुद पे डिपेंड होता है। अगर अपने अच्छे रास्ते, मैं यूँ नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे हर कोई बुरा भी है या बुरे काम करके पैसे कमा रहे हैं, अच्छे भी लोग हैं अच्छा काम करके भी पैसे कमा रहे हैं। पर मैं ये सोच रहा हूँ ज़्यादातर उस चीज़ में आप तवज्जो ना, देखने वाले भी आप गंदी चीज़ों को देखेंगे तो वो तो आगे वाला तो देखेगा, भाई मेरे को ये देख रहे हैं, करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं गंदी ही बनाऊं, क्यों सही बनाऊं। ये बात भी आपकी सही है कि भाई पब्लिक को समझना पड़ेगा ना कि ये आप तो सही पब्लिक को लोगों प्रमोट समझना, करें। पब्लिक को ऐसी चीज़ों को प्रमोट करे कि भाई मैं अच्छी चीज़ को देख के, अगर मेरे दिमाग में या कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं अच्छी चीज़ देखो। गंदी चीज़ देख के ना मेरा फ़ायदा हो रहा है, ना मेरे समाज का फ़ायदा हो रहा है, ना आगे वाले का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मतलब क्या रहा? मतलब तो ये देखा जाए तो अब क्रिकेट के मामले में देखा, मैं तो क्रिकेट के फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ, लगभग 2017-18 में। देखो, मैं अपनी जर्नी बता दूं तो पढ़ाई के मामले में मेरे जैसा कमज़ोर कोई नहीं था, बहुत कमज़ोर था मैं। कमज़ोर ऐसे क्यों? आपके पास अब जहाँ ग्रामीण एरिया होता है ना, वहाँ आपके पास नींव होनी चाहिए। किसी चीज़ की नींव अगर मजबूत है, नीचे से नींव मजबूत है तो ऊपर बिल्डिंग आप कैसी भी बना लो वो मजबूत रहेगी। नींव ही नीचे से कमज़ोर है, बिल्डिंग बनाते ही गिरेगी, सीधी सी बात। तो हम जहाँ से आते हैं, जिस मतलब एरिया से, ग्रामीण एरिया से आते हैं, वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, और सरकारी स्कूल में 5वीं से 10वीं तक। और नींव जो बच्चे की अगर नींव होती है वो होती है 5वीं से लेके 10th और 12th तक, ठीक है। उसके बाद में फिर तो दुनियादारी का नॉलेज होता है, BA BSTC, ये दुनियादारी का नॉलेज लेने के लिए आगे है। वहाँ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई 12th तक ही है। तो हमारी जो नींव रही सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में टीचर होते हैं 2-3। मैं जब पढ़ता 2017 की बात, मैंने 2017 में 12वीं की, उससे पहले आप 15-16 ले लो उसमें, और 5वीं 6ठी उस टाइम टीचर भी बहुत कम देखने को, और स्टूडेंट मतलब हर आप ले लें, जैसे कोई भी विज्ञान, इंग्लिश, इनके टीचर मुझे देखने को भी नहीं मिलते थे। होते भी कैसे, स्कूलों में भी नहीं मिलते थे। 10th 11th 12th कसम से मैंने इंग्लिश, विज्ञान और गणित, इन तीनों विषयों के टीचर देखे ही नहीं। मैं रानीगांव में पढ़ा। अच्छा। रानीगांव मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। और वहाँ हम बसों में आते थे, पैदल भी आते थे, कभी बस नहीं आती थी तो, क्योंकि आउट पड़ता है रानीगांव, ठीक है, मेन रोड से। और वहाँ मतलब 10वीं 11वीं 12वीं तक टीचर भी बहुत कम थे। तो फिर हम कूद के फांद के क्रिकेट खेलने जाते, कभी कहाँ जाते। तो पढ़ाई उस स्तर पे भी नहीं की। और 5वीं 6ठी में मैं यही करता था। अब मैंने एक 5वीं 6ठी में ये काम भी किया था कि टीचर एक था जो मेरे मतलब यहाँ चूंटी काटता था बहुत ज़ोर से वाली, ठीक है। पढ़ना आता नहीं तो बहुत काम आता, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त वाली काटता। तो मैं इस डर से मैंने कहा स्कूल बंद कैसे करवाया जाए। उस टाइम बोले कि आज छुट्टी करवाने कैसे। तो मैं सबसे पहले उठता था, 6 बजे उठ के स्कूल जाता था, और स्कूल जाके जो ऑफिस होती ना उसका लॉक है ना, उसमें लकड़ी अड़ाता था, लकड़ी डाल देता था कि भाई लकड़ी डालूंगा, लॉक खुलेगा नहीं, ऑफिस खुलेगी नहीं तो फिर स्कूल नहीं खुलेगी। पर मुझे ये नहीं पता, इतने साथी लड़के, इतने सारे स्कूल है, इतने सारे टीचर है, बच्चे हैं, वो इस लकड़ी को निकाल के लोग तो खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, तोड़ के स्कूल ऑफिस खोलेंगे, स्कूल बंद थोड़ी रहेगा। पर मेरे दिमाग में ये लगभग मैंने 1-1.5 साल तक कंटिन्यू किया स्कूल बंद करवाने के लिए। एक दिन छुट्टी होगी, एक दिन छुट्टी होगी, पर होती कभी नहीं थी। पर उस स्तर से निकल के मैं 12वीं तक आया। तो फिर भी मैंने मतलब 12वीं तक ये है कि मैं मंच पर 10वीं से लेके 12वीं तक मंच मुझे मिला है। मतलब स्टेज पे बोलने के लिए मैं भले 50,000 का मजमा लगा दूँ, कलेक्टर को भी बिठा दो ना, मैं बोल दूँ, कुछ भी टॉपिक ला लो। अच्छा, ठीक है ना। और मैं स्कूल पे पोइट्री, अखबार वगैरह वगैरह पढ़ता था स्टेज पे, और बहुत बेहतरीन तरीके। एक बोरा करके टीचर थे उस टाइम हिस्ट्री के,
ठीक है ना, वो पढ़ाते थे और वो बहुत बेहतर, उनकी सस्ता भी थी वो, शायद मेरे को याद नहीं। और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था स्टेज पे, और इस बोलने के मेरे को बोला तू आगे जाएगा, बहुत बेहतरीन बोलता है। मैंने कहा सर बोलता ही हूँ, बाकी ज़्यादा आगे का नॉलेज मुझे नहीं। फिर मैं बाड़मेर आया, और इरफान भाई ने पहले बात की ना कि स्टूडेंट ज़्यादातर आते हैं बाड़मेर में, पढ़ाई कैसे करते, उसका मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज, क्योंकि मैं बाड़मेर आया था 12वीं करने के बाद। फिर मैंने BSTC की तैयारी की, BSTC की तैयारी करता था, किताबें 2 घंटे पढ़ के सीधा स्टेडियम क्रिकेट खेल, क्रिकेट का फतूर छुड़ाओ, चलो क्रिकेट ये यार क्रिकेटर बनना मुझे। उस टाइम मैं सोचता मैं तो क्रिकेटर बन जाऊँगा आराम से, क्या है दिक्कत। अच्छा, इतना बेहतरीन बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग करता हूँ, क्रिकेट तो आराम से, हाँ ऑलराउंडर जाऊँगा आराम से, ये सोचता था। अब ये नहीं पता कि क्रिकेट के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसे कैसे क्या करना, कुछ नॉलेज नहीं। क्रिकेटर बनना, क्रिकेट खेलता था इधर से बहुत दूर दराज तक, यहाँ बायतू, ठीक है ना, इधर बहुत से गाँवों में क्रिकेट टूर्नामेंट होते तो वहाँ जाते थे, यहाँ स्टेडियम में। फिर BSTC को मैंने तैयारी की, नंबर आया नहीं। दूसरे साल फिर तैयारी की, फिर भी नंबर आया नहीं, क्योंकि पढ़ाई करता नहीं था, नंबर कैसे, पढ़ने के अलावा नंबर तो आना नहीं। अब मैं किताबें लेके बैठ के जाऊँगी यहाँ 2 घंटे पढ़ के, फिर कूद के घर वालों के पूछा नहीं कि भाई क्या हो रहा है। अब घर वाले देखो, घर वाले तो बेचारे अपने को खर्चा देते हैं, पैसे देते हैं, पढ़ाते, वो पीछे थोड़ी आते कि बंदा रूम में क्या कर रहा है। अच्छा, उनको तो मैं यही बताता, पढ़ रहा हूँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों टेंशन कर रहे हो। पर होता नहीं था, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, पर होता नहीं था क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, तो फिर कैसे होना है। पर अभी फिर उसके बाद मैंने मतलब धीरे धीरे क्रिकेट में कमेंट्री के लिए 1-2 बार की, ठीक है, फिर उसके बारे में समझ आया, नॉलेज आया, फिर मैं कमेंट्री इस तरफ पे चला गया। बहुत बढ़िया, ग्रामीण एरिया में बहुत से टूर्नामेंट होते, फ्री में कमेंट्री करके आना, 50-50 किलोमीटर जाना, पैसे वगैरह कुछ नहीं लेना, ऐसे कमेंट्री करके आना, एंजॉय कर। लियाकत कमेंट्री करता, ये करता, बढ़िया बोलता भाई, बढ़िया बोलता, अपने को क्या है, मिलना कुछ नहीं, फिर भी कमेंट्री करके आना। ऐसे करके काफ़ी टाइम निकला। फिर एक बार बैठा था, किसी भाई ने यूट्यूब चैनल, एक हमारा चारण भाई था, उसने खोला था अपना पहला, क्रिकेट के लिए लाइव करने के लिए, ठीक है। वो पेमेंट लेता था और लाइव करता। तो मेरे को किसी ने बोला यार लियाकत भाई तू कमेंट्री बहुत बेहतरीन करता है, क्यों ना तू यूट्यूब चैनल खोल ले। मैंने कहा भाई मेरे को इसका 0% नॉलेज है, मुझे तो पता भी नहीं यूट्यूब है क्या, क्या सिस्टम है। मैंने कहा यार तू खोल दे। मैंने पहली बार किसी भाई से बोला यार मेरे पास मोबाइल नहीं, मोबाइल तो था पर वो ऐसा था कि लाइव के लिए हिटिंग वगैरह होगी। तो मैंने कहा यार मोबाइल लेना यार, किसी को बोला तो उन्होंने बोला यार, मेरे 2-4 दोस्त थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन सपोर्ट किया। उन्होंने यूट्यूब के एरिया में और इस लाइव के लिए मेरे को जो प्रोत्साहित किया, और उन्होंने ही किया कि आप आओ मेहनत करो, ठीक है। फिर मैं गया, बाड़मेर आया, मेरे पास कुछ नहीं था, पैसा कुछ नहीं, मोबाइल लेना। किसी भाई को बोला भाई यार कार्ड दे दे, तेरा कार्ड बनाओ, EMI पे मोबाइल ले लो। तो मैंने कहा, उसने बोला ले ले, ठीक है। मैंने कार्ड ले लिया उससे, कार्ड लिया तो फिर पैसे नहीं, जैसा तैसे करके मेरे पास उस टाइम 2000 रुपये मेरे पास शायद मेरे पास थे। अब उसने बोला, मैंने दुकान वाले को बोला भाई केस कितने भरे मरे, उसने बोला कम से कम तो 5000 होना चाहिए। अब यार 5000 कहाँ से। फोन कितने का था? फ़ोन तकरीबन उस टाइम 15000 का, शायद 15 या 17000 का ही था। अच्छा। तो मैंने किसी भाई को, मेरा कोई दोस्त है वो भील भाई है कोई, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा भाई यार पैसे चाहिए, 2500 रुपये चाहिए, 2000 मेरे पास है, कॉल किया। उसने फटाक से डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, फ़ोन लेके आया, फ़ोन लेके एक स्टैंड छोटा सा लेके गया, नील सर टाइट गागरिया है, वहाँ गया पहला टूर्नामेंट डे में लाइव करने। वहाँ बैठा, अब लाइव करना कैसे, तो मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव किया। तो फिर वो रुक रहा है, गरे में हिटविंग हो रहा है, ना हो रहा है सही, ना लोगों के कमेंट है क्या लाइव कर रहा है, ये कैसे लाइव करते हैं। घर पे आया दूसरे दिन, मैंने उसी लाइव वाले को फ़ोन किया, चारण था उसे भाई, मैंने कहा यार लाइव करना है यार, लाइव हो नहीं रहा। उसने बोला इसमें है कुछ नहीं, ये धंधा है, कुछ नहीं, मैं खुद भुगत रहा हूँ, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये बेहतर नहीं है। चलो मैंने कहा ठीक है, जो है जो, मैंने वो फ़ोन काट दिया। किसी भाई और ने बोला कि आप ऐसा करो, इसका एक ऐप आता है कैमराफाई करके, उस पर लाइव करो। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया, दूसरे दिन गया कैमराफाई से लाइव किया। तो बोला कैमराफाई अपनी क्लियरिटी दे रहा है, यूट्यूब पे क्लियरिटी नहीं आ रही, उसमें अपनी वो कैमराफाई ऐप क्लियरिटी दे रहा था। मैंने लाइव किया, लाइव हुआ, एक दिन अच्छा हुआ, धीरे धीरे करके अच्छा खासा लाइव होने लगा। धीरे धीरे करके मेरे उस टाइम मतलब 1000 फॉलोवर हुए। फिर मैंने यूट्यूब पे 1000 फॉलोवर हुए, 1000 फॉलोवर हुए, करते करते फिर मैंने जी जान लगा कि मेहनत की। फिर मैंने आपके इंसान में अगर कंपटीशन के माल, मैं सोचता हूँ कि किसी भी फील्ड में कंपटीशन में कोई बंदा सामने है ना तो मज़ा आता है काम करने, ठीक है। तो मेरे तो वो लाइव वाला एक तो वो चारण भाई था, एक मैं था, ठीक है। तो उसके जिस टाइम 10,000 थे, उस टाइम मेरे 1000 थे। मैंने कहा यार इसको पार करना है कैसे भी करके,
जी जान लगा, मैंने कमेंट्री जी जान की और मेहनत की उस पर करते, उसके 15,000 हुए, मेरे 10,000 हुए। अच्छा, ठीक है ना, फिर मैंने जी जान लगा के ऐसे करके मेरे 15,000 आए, उसके 16,000 आए, मैंने 20,000 आए, वो 17,000 आए। अच्छा, ठीक है, फिर लोगों ने मैंने थोड़ा बहुत बढ़िया वाला कमेंट्री लेवल मोबाइल वगैरह गिरे, थोड़ी ग्रोथ बहुत बेहतरीन वाली कर ली। ठीक है, फिर उसने सोचा यार उसको थोड़ा कम बुलाने लगे लोग। ठीक है, फिर मैं इस फील्ड में बहुत बेहतरीन तरीके धीरे धीरे करके बहुत बेहतरीन मेहनत की। ठीक है, इरफान भाई थे तो इरफान भाई इस पर मेहनत करने लगे, अपना चैनल बना के। और व्लॉग में तो पहले नहीं था ये, दूसरों के व्लॉग थे उस पर, जैसे एडिटिंग करना, एंकरिंग करना, जैसे अपनी आवाज़ लगा के ऐसा कुछ करता था। तो मेरे को इसने भी बोला, मैंने कहा, मेरे को बोला यार मैं इस फील्ड में काम, एडिटिंग इसके जैसे, मेरे को एडिटिंग का कुछ नॉलेज नहीं था और ना अभी भी है, मतलब कम है। पर इरफान को बहुत, मेरा कोई वीडियो था तो मैं इसको बोलता था भाई एडिटिंग करके दे, और ये एडिटिंग के मामले में बहुत लेवल था। फिर इसने काम किया, फिर इसने व्लॉगिंग वाले बहुत बेहतरीन वाले, फिर इसको भी बोलते थे कि गाँव वाले मुझे भी बोलते थे यार तू कुछ काम नहीं करता, क्या सोशल मीडिया क्या तू लेके घूम रहा है यार लड़कों को। गांव के ऐसे जो मेरे साथ क्रिकेट, अब गांव की टीम जाती थी क्रिकेट को मैं लेके जाता था। ठीक है, गांव के जो जिनके बच्चे लेके जाता था उनके माँ बाप बोलते भाई तू हमारे बच्चों को क्यों रोल रहा है, तेरी जिंदगी बर्बाद करके हमारे बच्चों का हमारे पीछे क्यों पड़ा है भाई, हमें बख्श दे। कसम से बहुत, मेरे पापा को बहुत बार खोल किया, तेरे बेटे को समझा भाई, मेरे गांव के लड़के। मैंने कहा आपके बच्चे मेरी वजह से रोल नहीं होने वाले। क्रिकेट चलो एक ज़िंदगी में गेम कोई, मैं तो नहीं सोचता कि गेम के रोल होते, गेम खेल के ऐसे रोल होते या ऐसे ख़राब होते हैं बच्चे सारे। गेम आजकल तो यार गेमों को कितना महत्व दिया जा रहा है इंडिया में, हर चीज़ हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे हर गेम जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा पहले कुछ भी आपके बच्चे रोल हो रहे हैं आप मना करो। मैं उनको पीछे से कॉल करता था, आ जाओ तेरा बाप क्या करेगा, आ जाओ क्यों टेंशन कर रहा है, शाम को गालियाँ देगा कुछ नहीं, आ जाओ। जैसे तैसे करके मैं खुद के पैसे लगा के, वो बोलते थे यार किराया नहीं, अरे मैं दूंगा आ जाओ, ऐसे तैसे करके लेके जाता था, क्रिकेट खेला है। फिर उनके बच्चे तो अब कोई क्या लगा, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अब वो अपनी लाइफ में। पर मेरे को बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया, बहुत सारे दोस्तों ने भी सहयोग किया, और इंशाल्लाह अब मेरे 50,000 फॉलोवर भी कंप्लीट होने वाले। और बाकी टूर्नामेंट में बहुत दूर दराज, जैसलमेर कहो, बाड़मेर कहो, जालोर कहो, पाली कहो और जोधपुर कहो, वहाँ तक कमेंट्री के लिए भी जाता हूँ और लाइव करने के लिए भी जाता हूँ। और बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत बेहतरीन लेवल पे हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में आप मेहनत जैसी करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, एक बुल्ले शाह की शायरी है, उड़ नाल यारी कदे न करियो जिते, उन नाल यारी कदे न करियो जिते अपने उत्ते गुरूर होए, बुरे रास्ते कदे ना चलियो चाहे मंजिल किन्नी दूर है, राह चल दे ना दिल ना दइयो चाहे लख चेहरे ते नूर होए, माँ बाप ना बुरा कदे ना आकियो चाहे उन लख उन दा कसूर है। बुल्ले साहब बोलते हैं, ये बहुत बेहतरीन शायरी है। मतलब आप बुरे रास्ते ना चलें, जितना हो सके बचने का प्रयास करें। बाकी संगत पे डिपेंड है, आपकी जैसी संगत है वैसे आप बनो, दोस्त आपके जैसे हैं वैसे आप बनो। मैं भी सिगरेट पीता था कभी कभार, ये बताना नहीं चाहिए, पापा वगैरह देखेंगे, पर मैं वो नहीं कहता कि नशा लोग नहीं करते, बहुत करते। ठीक है, नशे मुक्ति पे मैंने फेसबुक, यूट्यूब पे और फेसबुक पे नशा मुक्ति के बारे में भी मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, और ये मोम लॉचिंग के बारे में, और ये अभी आत्महत्या के बारे में, इन टॉपिक के खूब सारे वीडियो डाले। पर उससे पहले मैंने अपने आप को रिलीज़ किया कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तभी तो मैं दूसरों को समझा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने सिगरेट कभी कभार एक दो बार पी, एक बार मैंने पी तो पापा ने देख लिया था सामने से। मैं ऐसे किसी शादी में गए थे तो उन्होंने पी, मैं ऐसे पी रहा था, पापा सामने, मैंने देखा, एकदम से देखा, मैंने नीचे डाल। शाम को मैं छत पे सुबह सो रहा, जल्दी पापा जल्दी उठे, सो रहा था तो जल्दी घर पे बाहर निकलते, सिगरेट का पैकेट पापा पीते थे, ये डाला, अगर आज से ये लड़का पिएगा हमें नहीं पीने वाला, आपका बेटा गया, घर वालों को बोला आपका बेटा हो गया है बस सिगरेटें पीने वाला। सुबह मैं घर पे आया, नीचे उतरा तो तू सिगरेटें पीता नहीं, ये नहीं। उस दिन से मैंने, फिर मेरा एक दोस्त था विष्णु करके, नैना राम, वो वन्य प्राणी भी है और बहुत बेहतरीन इंसान भी है। उन्होंने मेरे को क्या कि मैं गुड़ामाला टूर्नामेंट में गया तो मेरे दोस्त थे, तो वो क्या सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहा था। ठीक है, तो मैं भी उसके साथ पीता तो था पर कम। ठीक है, और तो वो सिगरेट पी रहा था, उसकी मम्मी ने पूछा कि तू सिगरेट छोरे ज़्यादा पी रहा, तो उसने बोला मम्मी कसम से कम ही पीता। तो मेरे को पूछा लियाकत ये पीता, मैंने कहा 3 पैकेट पीता, 4 पैकेट, मैंने तो मजाक में 4 पैकेट पीता। उसकी मम्मी गालियाँ देने लगी उसको। वो बाहर गया कि यार तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरे को बोला कि आ जा यार सिगरेट पीते। मैंने कहा मैं नहीं पीता, तो पी। एक सुटा पर उसने फ़ोटो लेके वो नैना राम को डाली। नैना राम मेरा अच्छा दोस्त, और हम लोग आत्महत्या पे और वन्य जीव पे, इन पे बहुत बेहतरीन काम करते रहते। ठीक है, तो उनको डाल दिया उसने, सीधा वो डाल के सीधा मेरे को वापस उसने नैना राम ने डाला, तू सिगरेट पीता, नशे मुक्ति के काम चला तो तू सिगरेट पीता, आज से मेरे नंबर ब्लॉक कर, मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा। कैसा दोस्त,
मैंने कहा यार, मैंने भाई सॉरी, मैंने फर्स्ट टाइम पिए ऐसा करके। मैंने कहा मैंने फर्स्ट टाइम पिए, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने कहा फर्स्ट टाइम पिए, अगली बार नहीं पी। उसने वही स्क्रीनशॉट लेके मेरा एक दोस्त दूसरा उसको डाली, लियाकत बियर पीता। उसने कहा क्यों, क्या स्क्रीनशॉट डाल, तो उसमें मैंने नाम लिखा नहीं ना, मैंने फर्स्ट टाइम पिए, मैं अगली बार नहीं पीऊँगा, तो ये देख फर्स्ट टाइम पिए अगली बार नहीं पीऊँगा, ये क्या है। तो फिर उसने मेरे को बोले यार तू बियर पी, अरे मैंने कहा ये सिगरेट पी थी, उसका स्क्रीनशॉट डाला ये, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। फिर उसको नैना रंग मैं तेरे से बात नहीं, फिर मैंने जैसा तैसा करके उसे मनाना किया। उस दिन से मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैंने कहा जिंदा रहूँगा नशा नहीं करूँगा, कुछ भी किसी भी चीज़ का नशा नहीं करूँगा, और ना करता हूँ सिगरेट। और जो भी कोई सिगरेट दोस्त पीता है उसे भी मैं मना करता हूँ, आप इससे बचे, नशा से जितना हो सके बचे। दारू पीने वाले भी होते हैं, कैसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, लोगों को कुछ ख्याल ही नहीं। अब ये दारू बियर वगैरह पीते हैं, ये पी के आते हैं, अब पीने के बाद इनको पता थोड़ी रहता हम क्या कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, घर पे आके क्या कर रहे हैं, या किसी के साथ क्या कर, कुछ पता नहीं चलता। अगर इंडिया में, अपने भारत में दारू और ये बियर वगैरह होती है, इस पे प्रतिबंध लग जाए तो ये केस जो आ रहे हैं आत्महत्या के आ रहे हैं, रेप के आ रहे हैं, ये काफ़ी हद तक बंद हो जाए। अच्छा। सारी जड़ अगर है तो ये है, क्योंकि आदमी नशा करने के बाद कुछ पता नहीं चलता। फिर अगर आपके साथ किसी की दुश्मनी है तो फिर वो नशे में कहेगा आज उसका मैं बदला लूँगा, देखते हैं नशे में करता है, नशे में आता है, फिर वो याद आता है देखता हूँ कहाँ। फिर मर्डर वगैरह ये भी इसी में होते हैं, आत्महत्या इसी में होती है, ठीक है, रेप वगैरह इसी में होते हैं। और बड़ी अब सरकार है, अगर सरकार, मैं कहता हूँ राजनेता काम क्या करते क्या नहीं करते ये तो मुझे तो नहीं पता, पर मुझे जहाँ तक पता है अगर कोई राजनेता अगर किसी पे काम कर रहा है तो सबसे पहले अगर काम करना चाहिए तो नशे पे करना चाहिए, और खासकर दारू बियर इस पे करना चाहिए। सरकार को भी, अब सरकार है काम तो कर रही है, पर जहाँ तक हो सके जो चीज़ बढ़ानी नहीं चाहिए उसे बढ़ा रही। दारू बियर इनको अगर बंद कर दिया जाए, इन टैंकों को बंद, वैसे सरकारें चलती है इस पे, क्योंकि सरकारों को पैसा ये देती है। अगर ये पैसे नहीं दे तो सरकारें नहीं चलती, उनकी रोजी रोटी इस पे चलती, तो ये बंद भी नहीं कर सकते। पर हो सके अगर ये इस पे बंद कर दिया जाए तो बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम ऐसे हादसे होंगे। और आपने सुना होगा पिछले 2 या 3 साल में चोटन साइड में आत्महत्याओं का मामला बहुत हद से ज़्यादा। किस वजह से, क्या वजह मैं आपको बताऊँ। पहली फर्स्ट टाइम प्रेम प्रसंग के मामले बहुत ज़्यादा। प्रेम प्रसंग में क्यों, अब देखो सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया मैं चला रहा हूँ, सामने कोई भी लड़की चला रही है, कौन हाय हेलो क्या हो कैसे हो। अब किसी से मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीनों साल तक किसी से कांटेक्ट रहा, हाय हेलो हुआ, वीडियो कॉल हुई, गुड मॉर्निंग हुआ, ठीक है ना, तो मैं अगर उससे कांटेक्ट, मुझे उसकी लत लगेगी। सीधी सी बात, किसी भी चीज़ की आप ले लो, लत लगनी, किसी भी चीज़ की लत लगी, आपकी हैबिट हुई, फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना। फिर लत लग जाती, फिर वो उसी प्रेम प्रसंग में पड़ जाते, और प्रेम प्रसंग में पड़ते तो फिर घर वालों को तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि गांव के इलाकों से डर लगता है कि गांव वालों को बोला, घर वालों को बोला तो घर वाले या तो मेरे साथ मारपीट करेंगे या कोई ऐसा मुद्दा उछाड़ें। फिर घर वालों को डर से नहीं बोलते, फिर क्या करते हैं तो कि यार अपने पास और कोई रास्ता है, साथ में मर जाते। यार मरना कोई ज़िंदगी का मतलब, आपके पास ज़िंदगी पड़ी है, आप या तो अगर प्रेम प्रसंग में आप प्रेम में पड़ चुके हो, या तो आप अपने घर वालों को मनाओ। अगर आप घर वालों को नहीं मना सकते तो फिर मरना कोई जरिया नहीं है। मर के आपको क्या कर रहे हैं, फिर इससे इसका मतलब आप प्रेम प्रसंग करें ही मत, उस लड़की को छोड़ दो ना, ज़िंदगी तो जियो। मर के क्या, प्रेम में मर के मरना कि हाँ भाई प्रेम हो गया आप मर गए, अमर हो जाएंगे। यार कैसे अमर हो गए, प्रेम में मर रहे हो तो फिर प्रेम करने का क्या मतलब। इस पे याद आया, हमारे समाज में लोग कहते हैं कि अमर हो गए या स्वर्ग मिल गया, और आपके समाज में लोग कहते हैं क्या जन्नत मिल गई, बताया गया ऐसा? वैसे हमारा कुरान शरीफ कहता है बरहक जन्नत मिलती जन्नत पर। हमारा इस्लाम ये कहता है अगर कोई इंसान किसी की वजह से या कैसे भी आत्महत्या करता है या ज़िंदगी से मतलब फांसी लगाए, आत्महत्या कैसे भी आत्महत्या करता है, उसके जनाजे में, जैसे आपके होता है ना कोई आदमी खत्म हो जाता है तो अंतिम यात्रा, वैसे हमारे जनाजा तो उसके जनाजे में शरीक होना भी हराम है। आत्महत्या करना मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी को हार के मर रहे हो, उसके जनाजे में शरीक होना हराम है। अच्छा, सीधी सी बात है, इस्लाम ये कहता है। फिर आप लोग शामिल नहीं होते उसमें? किसमें? कोई मतलब अगर कोई, अब देखो हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ मतलब लोगों की मजबूरी, आपसी मजबूरी की वजह से जाते हैं, पर रब सीधा फरमाता है, हमारा अल्लाह ये सीधा फरमाता है कि हराम है वो चीज़, पर करते बहुत कम लोग, ऐसे लोग बहुत कम लोग करते वो है या तो वो नशे से कोई जुड़ा हुआ हो, या फिर पारिवारिक ऐसी टेंशन हो जिससे बस उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं,
ना वो घर वालों से बात कर सकता है, ना दोस्तों से कर सकता है, ना किसी से भी, फिर मरना ही ये चीज़ समझता है, ऐसे लोग भी मरते। बाकी आप देख लो मेरे समाज में, मतलब मुस्लिम समाज में बहुत कम लोग आपको आत्महत्या करते मिलेंगे, बहुत कम लोग, रेयर लोग होंगे जो कि आत्महत्या मजबूरी से कर रहे हैं। बाकी अदर कास्ट आप देख लो बहुत ज़्यादा आत्महत्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है प्रेम प्रसंग के मामले में, या ज़मीनी विवाद के मामले में, या आपसी घर की, और ये ससुराल बहू सासू बहू की दहेज प्रथा वगैरह, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मतलब सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन चीज़ें भी सिखाता है, बहुत गंदी चीज़ें भी सिखाता है, ये खुद पे डिपेंड। वापस लौटते हैं पॉडकास्ट पे, फिर अब क्या कर रहे हो आप? अभी मेरा तो फिलहाल देखो एक व्लॉग का चैनल है, वो मैंने अभी बनाया, वो जैसे चैनल तो इरफान भाई का था। क्रिकेट की बात कर रहे थे क्रिकेट आप। की, क्रिकेट पे वापस आते हैं कि अभी आईपीएल चल रहा है जी। आईपीएल में ड्रीम 11 पे सब लोग टीमें लगा रहे हैं, ड्रीम 11 कैसे काम करता है? देखो ड्रीम 11 ऐसा काम करता है, पहले इरफान भाई ने बताया कि हमारा एक दोस्त है, उसने लगभग मैं बताऊं 10 से 11 लाख एंड की ड्रीम 11। ड्रीम 11। पैसे कहाँ से लाया वो? पैसे देखो वो उस टाइम शायद सरपंच के साथ रहता था, ठीक है ना, सरपंच के साथ काम करता था, और उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, पर उसके पास 4-5 लाख, मतलब आप खुद की अर्निंग थी, खुद के पैसे थे। तो मैंने उसको बोला भी था, भाई ये पैसे है तेरे पास, ठीक है, और पैसों के आप जब तक रख रखाव और उसकी इज्जत नहीं करोगे, पैसा नहीं रहता। पैसों को जैसा तैसे उड़ाओगे तो फिर पैसा दोबारा वो मौका नहीं आता ज़िंदगी में, ऐसे में बहुत कम आते। तो उसने बोला यार क्या है, ड्रीम पे लगाते कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, 50-100 लगाते, 200 लगाते, 500 लगाते, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे करते उसने 10 से 11 लाख रुपए एंड कर दिए, ठीक है। बाकी ड्रीम पे बहुत सारे लोग लगाते, मैं खुद लगाता हैं? अभी नहीं, आज से लगभग 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले। पर मैं इतना नहीं लगाता, मैं लगाता था 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। सब 50 ही लगा रहे हैं? नहीं तो कितने लगा रहे हैं? इरफान भाई कितने लगा ये रहे हैं? 49 लगा रहे भाई। 50 तो साली साहब लगा रहे हो, 50 अरे ये नहीं लगा लगा रहे रहे हैं, घर का ही सर, मामला है। ये चलो ये मेरी तरह है, मेरे पास है 50, हमारी गुंजाइश 50 की ना, तो 50 लगा रहे। हाँ। बाकी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट में 5,000, 10,000, 1.5 लाख लगाने वाले भी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जिनके पास मतलब इनकम आ रही है वो बहुत लगाते। अब हमारे पास तो 50 के 50 वापस नहीं आए, तो फिर 50 ही लगाए यार, वो भी चले जाते हैं कभी कभी कैसे, ठीक है। तो 3 साल पहले मैंने लगाए थे, वो भी बहुत कम, 15 दिन या 1 महीना तक लगाए। फिर मैंने ऐड कर लिया कि मैं ड्रीम 11 नहीं लगा, पूरा मतलब जी जान लगा कि मैंने डिलीट कर दिया उसको, और आज तक अभी तक नहीं लगाया। उस लोगों 3 को साल ड्रीम 11 पे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? नहीं खेलना सीधी सी बता दो। सीधी सी बता तो नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना नहीं चाहिए। खेलना चाहिए। अगर आप यहाँ पैसे लगा रहे हो तो ये अपराध है, ये पैसे जाएंगे आपके, मिलना कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला। देखो अब ड्रीम 11 में कहते हैं, लोग कहते हैं पैसे आते हैं, हाँ आते होंगे, पैसे आते होंगे, चलो मान लेते हैं पैसे आते हैं, पर यूँ है कि पैसे बहुत कम लोगों के आते हैं और जाते बहुत ज़्यादा लोगों। अब इतनी जनसंख्या है, करोड़ों लोग लगा रहे, करोड़ों में से 5 लोगों के आ रहे हैं, ठीक है ना, बाकी सारों के जा रहे हैं, तो फिर बर्बाद। अब ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लोग मतलब अपने माँ बाप मतलब मजदूरी करके पैसे देते कि बेटा आप जाओ पढ़ाई करो, बाड़मेर जाओ या सिटी जाओ, कहीं भी जाओ पढ़ाई करो। वो बच्चे यहाँ आके रूम का किराया ऊपर करके कि रूम का किराया के अगले महीने देंगे, पर अपने को ड्रीम 11 लगाना, और वो ड्रीम 11 में पैसे लगाते हैं, अपने बाप की मेहनत की हुई पैसे ड्रीम 11 वाला, फिर अब मिलता कुछ नहीं, फिर वो जाते फिर कर्जी होते, किसी से उधार दोस्त से लेते, कभी किसी से लेते, पैसे लेके फिर कहते रूम का किराया भरना या ये भराना, मतलब ऐसे पैसे भी लगते। मतलब कुछ लोगों के तो अब पैसे कमाए हुए वो लगा रहे तो भले लगाए, पर ऐसे जो गरीब लोग हैं जो गांव से आते हैं वो ड्रीम 11 पे पैसे तो आप लोग ही तो प्रमोट करते हो, वीरेंद्र सहवाग है, सचिन तेंदुलकर है, गांगुली है, तमाम वो क्रिकेटर जिनको देखकर आप बड़े हुए हैं, वो सारे कह रहे हैं कि आप लगाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। अब मैं वही बात कर रहा हूँ। अब देखो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग वो अपने पैसे, वो अपनी रोटी सेक रहे, देखो सीधी सी बात है, उनको तो उस ऐड करने के लिए पैसे मिल रहे। अब उनको बोलो आप खुद लगा रहे हो, आप उनको देखो, आपको वो खुद लगा रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं, खेल तो रहे, खिला तो रहे, पर ड्रीम 11 में पैसे आ रहे हैं ना, पैसे कौन छोड़ता है भाई। ड्रीम 11 से पैसे आ रहे, करोड़ों आ रहे हैं, तो वो खुद तो पहले लगाए ना। वो खुद बहुत कम जो चीज़ का, ऐसे प्रोडक्ट का या ऐसी चीज़ों का मतलब क्या बता रहे हैं कि ये करो, वो खुद नहीं करे, वो उसको अपने उसके लिए प्रमोशन के में मिल रहे पैसे, वो आपको बता रहे कि आप ड्रीम 11 पे लगाओ, और हम लोग को जैसे लुट रहे गरीब लोग, क्या करें, मतलब क्या रहता है ड्रीम 11 का। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब मजदूरी करके ड्रीम 11 में आके लगा रहे,
जिनको घर पे खाने के लिए भी। उनको कौन समझाए कि भाई, उनको सब तरफ देखते हैं, इधर सहवाग कह रहा टीम बनाओ, इधर रोहित कह रहा टीम बनाओ, इधर सूर्य कुमार यादव कह रहा टीम बनाओ, अब वो तो श्रेयस अय्यर आके कह रहा टीम बनाओ, गांगुली आके कह रहा टीम बनाई कि नहीं बनाई, फिर कहाँ जाए? वो तो लोगों पे डिपेंड, लोगों को समझ रखनी चाहिए। भाई मेरे को पता है, मैं 1 महीना लगा रहा हूँ, मैंने 1 महीने में मैंने उस पर बेनिफिट नहीं पाया, मुझे उसमें कुछ मिला नहीं, तो फिर मैं क्यों वापस उसमें ऐड हो रहा? छोड़ दो उसको भाई। अगर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरा नुकसान ही हो रहा है, तो मेरे को समझना चाहिए ना। लोग ऐसे समझे तो लोग खुद को समझना चाहिए। लोग प्रमोशन करने वाले या ऐसे ऐड देने वाले तो खूब होंगे। मेरा धंधा चल रहा है तो मैं क्यों नहीं ऐड दूँ? मुझे कोई पैसे दे रहा तो मैं ऐड दूंगा किसी चीज़ के लिए? नहीं देते, इरफान नोडी है जो ऐड नहीं देता पैसे को। मैं भी नहीं देता हूँ, मैं गेमिंग का नहीं देता हूँ, ठीक है ना, प्रमोशन का नहीं देता हूँ, ठीक है, ऐसी चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। क्योंकि हमारा मज़हब भी यही कहता है और इस्लाम भी यही कहता है कि जो गेमिंग होती है या कोई ऐसी चीज़ें होती है, हराम का पैसा होता है, जिससे आप किसी दूसरे को लूट रहे हो, या आपकी वजह से मतलब कोई ऐसी चीज़ आप उसको बता रहे पर उसको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं। अगर ऐसी मेहनत करके आप पैसे लगा रहे हो, वो पैसे हराम है, सीधी सी बात। वैसे पैसों की क्या ज़रूरत? जैसे अभी एक नया कानून है वक्फ बोर्ड पे, आपने पढ़ा उसको? पढ़ा। क्या है उसमें कानून में? देखो, चारों तरफ मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम इसलिए विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड बहुत सारे, मैं तो चलो एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर हूँ, उतनी जानकारी नहीं, फिर भी मैंने छोटा काम 50,000 सब्सक्राइबर है, पर लोग इस पे जो बात करते हैं, जो करते हैं, देखो मुस्लिम, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम हर कौम रहती, सिख ईसाई सभी हैं भाई, सब रहते, ठीक है। पर हमें ये सोचना चाहिए, अगर कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर मुझ पे, मैं हिंदुस्तान वासी हूँ, अगर मुझ पे लियाकत पे अगर वो चीज़ चल रही है, वो गोकुल भाई पे भी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? अगर मैं लियाकत पे अकेले पे चल रही है कि लियाकत अकेले पे चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम है, इस अकेले पे तो चलेगी, गोकुल चौधरी उस पे नहीं चलेगी, तो गलत है। तो गलत है कि नहीं है? वक्फ बोर्ड अगर चल रहा है तो किस पे चल रहा है? सिर्फ मुसलमान पे क्यों चल रहा है? किस वजह से? अगर चलना चाहिए तो सब पे चलना चाहिए, हर कास्ट। अगर मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, मंदिर की ज़मीन है, वक्फ पे आ रही है या कुछ ऐसा है, तो वक्फ उस पे भी चले, मस्जिद पे चले तो मस्जिद पे भी चले, गुरुद्वारे पे है तो गुरुद्वारे पे चले, सिर्फ मुस्लिम पे क्यों चले? क्यों लगता है कि मतलब लोगों को नहीं, उसमें आपके मुस्लिम समाज के लिए तो कानून है, बाकी सबके लिए कानून अलग है। क्यों हम ये जो छूट दे रखी है ना 53 वाली और 2013 और 2009 की, इसमें यही था संशोधन में कि जिस जमीन पे जाके वक्फ बोर्ड वाले कह देंगे कि ये जमीन, जैसे कि मेरा मकान है, कल आके वक्फ बोर्ड वाले कह देंगे ये मकान हमारा है, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं इसको प्रूफ करूं कि ये मकान मेरा है, आपका है। देखो अब ये कैसे हो गया कि भाई कि ये मुस्लिम पे ही लागू होता है, दूसरे लोगों पे क्यों नहीं? उसमें है ना, था वक्फ वाले नियम में, वक्फ बोर्ड के बिल में, कि पहले यही था, आपके इसमें कानून यही बना हुआ है कि वक्फ बोर्ड जहाँ जाके कह देगा कि ये जमीन हमारी है, तो वो जमीन स्वतः ही वक्फ की हो जाएगी। इसी के लिए तो बोर्ड लाए हैं, कानून लाए नया। ऐसे अब यूं तो अब कोई मंदिर कहीं बना हुआ उनके पास वक्फ बोर्ड उसको कहेगा कि ये मंदिर हमारा है। नहीं तो हमारे लिए तो बहुत सारे मंदिर कह दिए वक्फ बोर्ड ने हमारे हैं। वो ये सब राजनीति। मैं आपको राजनीति के बारे में इसकी चीज सबसे पहले बताता हूँ, बताओ, ठीक है। देखो, अगर किसी चीज पर चल रहा है तो मुस्लिम और हिंदू नहीं करे तो राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, आप लिख के ले लो, ठीक है ना। अगर ये नहीं किया जाए तो राजनीति नहीं, अगर ये किया जाए तो राजनीति की रोटियां और राजनेताओं की रोटियां इस पे सिकती है। ठीक बात है। अगर हिंदुस्तान जितना आपका है उतना मेरा है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मतलब लोगों को ये लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो रह रहे हैं ना, मुस्लिम जो है ना, वो देश से मोहब्बत नहीं करते। ये किसने कहा? अरे बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं? ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम है ना, ये पाकिस्तानी है। ये किसने कहा? बहुत सारे लोग मुझे मेरे ऐसे दोस्त भी मिलते हैं कि यार तुम ऐसे नाम के मुसलमान। नहीं, उसमें ये होता है, कई बार ऐसे वाक़े आते हैं कि जहाँ पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं, बेवकूफ़ लोग जो है, जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, तो फिर वो बेवकूफ़ लोग है, वो बेवकूफ लोग है। तो वहाँ आप लोग उनका विरोध नहीं करते हो ना? कौन नहीं खड़ी हो जाती है मुस्लिम समाज। आप लेके एक भी अगर ऐसा मुद्दा हुआ, हम उसको सामने खड़े होकर आप बोलोगे वैसा करेंगे। मुस्लिम अगर कोई पाकिस्तान का नारा लगाता है या पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाता है तो वो देश का गद्दार। झगड़ा इसी पे तो चल रहा है। क्यों ऐसा? अब मैं बताऊं आपको, किसी भी समाज में देख लो, कोई ना कन्हैया कुमार जैनी वाली घटना हुई, वहाँ उनके साथ 3-4 मुस्लिम थे, कन्हैया छूट गया, वो 2 बच्चियां भी, एक बच्ची मुसलमानों की है, एक शायद बच्चा कश्मीर का है लड़का, वो भी जेल में है।
उस मामले में जहाँ पाकिस्तान के नारे लगे, जहाँ पाकिस्तान के नहीं लगे, ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के नारे लगे। यही चला। सोशल मीडिया में कुछ भी किया जा सकता है। हाँ। मैं आपको तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता अगर मुसलमान है और उसके दिल में हिंदुस्तान के प्रति थोड़ी बहुत भी नफरत है, वो मुसलमान, मेरा मतलब मज़हब ये कहता है सबसे पहले अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो तो पहले अपने वतन से करो, अपनी मिट्टी से करो, उसके बाद आपकी वजह से आपका पड़ोसी है ना, फिर वो किसी भी कास्ट का हो, आपकी वजह से उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। जब आपकी वजह से, मतलब मेरी वजह से मेरे पड़ोसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, मैं अपने हिंदुस्तान का दिल कैसे दुखा सकता हूँ? आप कहीं भी ले लो, मुसलमान को आप कहीं भी ले लेना, किसी भी तरह अगर हिंदुस्तान पे आँच आई, पहली सिप में पाया जाएगा मुसलमान। भले लोग कुछ भी सोचते, मैं सोचता हूँ कसम से, मैं मेरे दिल में सोचता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान के लिए, मैं आंख बंद करके जान दूंगा किसी भी टाइम। अच्छा। फिर लोग क्या सोचते हैं, क्या, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी को बढ़ावा दे के अगर कोई चीज़, देखो न्यूज़ एंकर ऐसे, आप देखो न्यूज़ में देखो कैसी न्यूज़ आ रही, कुछ नहीं है, बाकी कोई न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं। यही है, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों के पास ये है, मुसलमान ये है। यार तुम्हें और कोई मिलता ही नहीं क्या? क्यों मुसलमान मुसलमान? हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा ही। कुछ भी न्यूज़ लगा लो, कुछ नाम, ये मिट्टी छोड़ने वाले और नाम से छूटेगी। हम जन्मे में यही हैं और दफन भी यही हो और इसी मिट्टी के साथ हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उनकी, ये गुलदस्ता हमारा। इस हिंदुस्तान में रहना है और ताउम्र रहेंगे, ठीक है। अगर हमें जाना ही था, पाकिस्तान से मोहब्बत थी तो हम पहले ही चले जाते, या क्यों रहे? हमें मोहब्बत है हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन मुल्क है। अगर राजनेता और न्यूज़ एंकर इसे उस हिसाब से नहीं चलाए ना, मोहब्बत के हिसाब से चलाए ना, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा है, देखो मैंने पहले कहा ना, राजनेताओं की और न्यूज़ों की, उनके पास कुछ और है ही नहीं, मुद्दे भी नहीं, काम तो करते नहीं, और काम नहीं करे तो चलाए किसे? आप देख लो, कभी भी किसी भी जगह में आप देखो, वोट जब नज़दीक आएंगे तभी मुस्लिम कोई ना कोई ऐसा कोई हादसा करेंगे या कुछ ऐसा होगा कि मुसलमानों ने ये कर दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हिंदू भाई है और हिंदुस्तान में आपको पता है हिंदू बहुलक बहुत ज़्यादा है, उनके वोट हमें मिलेंगे क्योंकि हम मुसलमानों के खिलाफ ये करेंगे, हमारी सरकार आते मुसलमानों के खिलाफ ये करेगी। भाई मुसलमानों के खिलाफ क्यों कर रहे हो आप लोग? अगर मुसलमान कोई एक आधा बुरा, घर में अगर कोई एक सदस्य बुरा, घर पूरा बुरा थोड़ी होगा यार। आजकल तो यही चल रहा है, अब एक सदस्य बुरा है, पूरा घर तोड़ दिया जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है घर? अब माँ बाप की सजा, बेटे की सजा माँ बाप को नहीं मिलती, क्यों मिलनी चाहिए? तो किसको मिले? उसको मिले जो गुनहगार है। या अब तो ये तस्करों में भी ये चल रहा है कि अगर परिवार से कोई लड़का तस्करी कर रहा है तो सरकार पूरा घर तबाह कर रही है। क्यों कर रही है? ये सरकारों की गलती। घर वाले ये नहीं सिखाते। मेरे बाप आप क्या मुझे ये सिखाएंगे तू जा बेटा उसको मार या उससे झगड़ा कर? कभी नहीं सिखाते यार। कन्हैया कुमार गला काटा, आपने घटना सुनी? हाँ सुनी थी मैंने। उस घटना के बारे में पढ़ा आपने? उसने मैंने पढ़ा भी, उसके बारे में बताया जा रहा है। उस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है, सच्चाई क्या थी? देखो मैंने जहाँ तक मैंने सोचा, उन्होंने बोला कि मुस्लिम लोग थे उसमें, ठीक है। लोग तो मुस्लिम ही थे ना। वो तो अगर मुस्लिम थे, अगर उन्होंने चार्जशीट पेश हो गई, सबूत, अगर उन्होंने ये किया है, मैं कहता हूँ अगर तो किया है, अगर नहीं ये तो किया, अगर सुनो मेरी बात, अगर किया है, हाँ उन्होंने ये किया है, मतलब किया है, अगर वो मतलब बेकसूर इंसान को, किसी को उन्होंने कसूर माना ना, उन्होंने माना कुरान की बेअदबी की है। किसने? उस कन्हैया कुमार ने अपने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई बात करी, कोई टिप्पणी करी है। अच्छा। उसके कारण उसका गला रहता है। उसमें क्या एक वाक्य था, इरफान क्या था, क्या कह रहे थे वो कि सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। हाँ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, ये कह के उन्होंने गला काट दिया था। देखो अब यूं है कि धर्म के प्रति तो जाना भी नहीं चाहिए। अगर आपका धर्म है, आप अपने धर्म में मस्त हो, मैं मेरे धर्म में मस्त हूँ, और हर किसी को आज़ादी है अपने धर्म। हमारे धर्म को तो रोज गालियाँ पड़ रही है, आपके लोग देते हैं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं। राम मंदिर पर हमें कितना परेशान किया पता है? राम मंदिर पे, अब राम मंदिर पे किया तो अब मैं सोचो, बाबर आया, बाबर का आप क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। तो बाबर के लिए क्यों लड़ झगड़ रहे हैं ये लोग? आप उनको कहो ना भाई कि बाबर का अपना क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया तो अब मैंने सोशल मीडिया पे इस चीज को भी देखा। अपन लोग ऐसा सोचते कि अभी झगड़ा चल रहा है, पता मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के झगड़ा चल रहा है इस देश के तमाम मीडिया में, तमाम प्लेटफॉर्म पे। यही है, कोई कह रहा है बाबर वो औरंगजेब सही है, आपके वाले, हमारे वाले कह रहे हैं कि राणा सही है। अभी एक हमारे वाले ने टेक दिया, कोई सपा का सांसद था, उसने टेक दिया कि
ये राणा सही नहीं, वो औरंगजेब को राणा नहीं बुलाया है, सांगा नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, अपने को जिस चीज का आप नॉलेज, किसको बेहतर मानते हैं? मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैंने उनको देखा ही नहीं ना उनके बारे में। वो अब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं कहूँ राणा सांगा के बारे में पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा, ठीक है, राणा सांगा के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में। अब किताबें बताती, कहीं उनको कोई किताबें कह रही कि ये सही है, मुस्लिम इलाकों के तो वो मुस्लिम औरंगजेब को गलत थोड़ी कही। राणा सांगा के लोग अगर वो उनकी किताब होगी तो वो गलत थोड़ी कही। फिर औरंगजेब को आप सही कहोगे? मैं किसी को सही नहीं कहता कि कौन सही है, किसी को सही कहना पड़ेगा ना। तो राणा सांगा को सही क्यों नहीं कह रहे हो आप? राणा सांगा को अगर मैं अगर दो यहाँ झोल कर रहे हैं ना ये। अब देखो, आप एक बार कह रहे हो कि इस मिट्टी में जन्मे, इस मिट्टी में मरेंगे, तो ये मिट्टी में प्यारी मिट्टी है, से मोहब्बत तो है इस ना। मिट्टी का ही तो है राणा सांगा। तो राणा सांगा से मोहब्बत है, हमने कभी नफरत थोड़ी की राणा सांगा की, हम खराब बोले या कुछ बोल रहे। हमें अशफाक उल्लाह पे गर्व है, तो हमें राणा सांगा पे गर्व है। हम कब कह रहे हैं? आपके समाज के लोग नहीं कह अरे रहे। यार, मैंने तभी तो बोला, आप एक लोग के पूरे समाज को तो हम नहीं ले सकते ना। बहुत बड़ी संख्या है खान बाबा, बहुत बड़ी संख्या है। सोशल मीडिया पर आप नीचे कमेंट देखो, ऐसे तो आपके भी हिंदू भाई बहुत होंगे ना जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। तो उनका हम थोड़ा ये करेंगे कि हिंदू हम हमारे देश के लिए जो भी मुस्लिम परिवार से शहीद हुआ है ना, कोई भी सेनानी, उनकी इज्जत करते हैं, उनका नाम बहुत शान से लेते हैं। हम भी इज्जत करते हैं। आप लोग करते हो, लेकिन आपके समाज के लोग कहीं ना कहीं ये व्यवधान डालते हैं। चंद लोगों की वजह से हम समाज को या किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अब देखो, मैं कहता हूँ समाज को तो कोई भी, मुस्लिम समाज पूरा गलत है, ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो अब चंद लोगों की वजह से तो हम किसी की गवाही दे नहीं सकते ना कि कौन सही है कौन गलत। अंदर से क्या, अब मेरे अंदर में क्या है ये आप थोड़ी जानते। मेरी जबान पे क्या आपके अंदर अंदर से, भारत में प्रेम है, ठीक है ना। अब मुझे पता है आपके अंदर, आप बोल रहे हो उससे लगता है कि इस मिट्टी से आपको बहुत प्रेम है। मैं कहता हूँ हर हिंदुस्तान, अगर मुसलमान सच्चा है, सच्चा मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, उसकी मिट्टी से मोहब्बत करता है। और अगर कोई मुसलमान के रद्दी जरा भर भी हिंदुस्तान के लिए और उसकी मिट्टी के लिए मतलब थोड़ी सी भी नफरत है, उसका ईमान नहीं है, क्या काम का। आपका धर्म भी यही कहता है, बेशक कहता है कि वतन से मोहब्बत करो। सबसे पहले मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे पहली मोहब्बत है ही वतन। तो फिर आप ही के लोग इस वतन को बार बार, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया ने ऐसा बढ़ावा दे दिया, इतनी सी बात को इतना करना, फिर वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो। अपन वहीं चल रहे थे ना कन्हैया कुमार वाली घटना पे, आपने उस पर विरोध किया? देखो, हमने पोस्ट भी की थी हाँ, उस पर, ठीक है। क्या पोस्ट करी थी आपने? सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी, ठीक है ना। बाकी मैं वो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि क्या मेरे को तो नॉलेज भी नहीं थी, और मैंने उस पर मतलब सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड उस टाइम चल रहा था, तब हमने हमारी ओर से कोशिश की थी, जो हुआ था उसे। बाकी अगर उन्होंने गलत था और गलत किया है तो सरकार उसे सजा दे, भले वो मुस्लिम हो या कोई भी भाई। ऐसे नहीं चलेगा, सब कॉर्नर नहीं चलेगा। अब सजा तो मैं तो नहीं, गलत थे या गलत किया, इन्हें गलत तो किया है, तो गलत किया तो सबको पता है। सरकार है सजा देगी ना, सीसीटीवी में रिकॉर्ड आया है, वो तो सरकार सजा देगी, सरकार बनी हुई ना। मैं अगर सजा दे रही है, लेकिन जनता भी तो कहे ना कि ये गलत है, उसमें आपके लोग जनता कहे का अब कि जिन्होंने भी कन्हैया कुमार गला काटा है वो मुस्लिम समाज के लड़के, मुस्लिम समाज पर धब्बा है, और हम इनको तिरस्कार करते हैं हमारे समाज से। किसको? ये लोग जो लड़के थे ना जिन्होंने गर्दन काटी कन्हैया कुमार की, आपके लोग ये क्यों नहीं कह रहे? बात तो यही लग रही है ना, मतलब वो लोग मुस्लिम समाज से ये मुस्लिम समाज औरंगजेब को क्यों गलत नहीं बता रहा है, अब मुस्लिम समाज बाबर को क्यों गलत नहीं बता रहा है? बात यहाँ अटक के आ गई है। आप गलत कहलवाना ही क्यों चाह रहे हो? ये मुझे इसलिए कि आप इस देश के साथ हो, देश के साथ, देश को नहीं, देश को मतलब उनकी हर बनाई हुई चीज तो पसंद आ रही। कौन क्यों? सी? औरंगजेब की, शाहजहां की, कोई भी चीज आप उनको तोड़ो ना। अगर वो उनसे नफरत करते हो उनको तोड़ो। किसको तोड़वाए? कोई ताजमहल को ले लो या लाल किले को ले तो लो। यहाँ शिव जी का मंदिर है यार देखो यार, यही तो बात है। ऐसे तो हमारे समाज वाले तो ये कह रहे हैं, हिंदू धर्म में ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े बाबा ये कह रहे हैं ताजमहल के अंदर शिव जी का मंदिर है। कुछ नहीं ऐसे यार, ये लोग है अपनी रोटियां सेक रहे, सब मैं कह रहा हूँ। ठीक अगर धर्म से कोई मोहब्बत करता है, हाँ, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हाँ। वो किसी इंसान का दिल नहीं दुखाएगा। अच्छा, ठीक है ना, कोई भी हो। लेकिन इंसान को आप तो काट ही देते हो जिंदा। अरे भाई, काटने वाले होंगे, अब सारे, मैं बोल रहा हूँ सारे लोग ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है ना, जो इंसान से मोहब्बत करे। हर किसी का अलग सोच है, कोई कैसा होगा कि आज के ज़माने में। बाकी मेरा मानना है, मैं जहाँ तक मैं मेरी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरी कह रहा हूँ, मेरे समाज की कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे धर्म की कह रहा हूँ। मेरा धर्म कहता है आप किसी भी इंसान, अगर कोई इंसान किस राह पे है या कैसी भी गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। आपने पूरी किताब पढ़ रखी कुरान की? मैंने मतलब जैसे कुरान शरीफ हमारे देखो छोटे से मदरसे में जाते, मैं उस टाइम गया। कुरान है कैसी?
कितनी बड़ी किताब है? मतलब इतनी इतनी बड़ी हो जाएगी साइज। ग्रंथ जिसको आप ग्रंथ कहते हो या किताब कहते हो, है क्या? कुरान शरीफ जैसे किताब ही है, एक किताब ही कहते हो? किताब ही कहते हैं। किताब कहने में कोई ग्रंथ, अपराध जैसे तो नहीं आपके ग्रंथ होता है वैसे ग्रंथ ही है, जैसे हमारा समझ लो आपके ग्रंथ कहते हैं। ऐसा तो नहीं भाई मैं किताब कह रहा हूँ, इससे कोई आप नहीं, समाज ऐसा के लोग ऐसा कहेंगे कोई- भाई आप नहीं, अनार कुरान तो शरीफ नहीं है ना नहीं, कुरान का, इससे नहीं किताब ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, किताब ही है। किसने लिखा है? ये जैसे इतना मुझे तो नॉलेज नहीं है उसके बारे में। इरफान किसने लिखा? ये नाजिल हुई थी, मतलब कुछ कह रहे नॉलेज। कैसी बातें कर रहा है? कसम से बस, कसम ऊपर से कोई उतरता है? हाँ मतलब मानते हमारे सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, हैं, पर हमारे लिखे नहीं। गीता को भी लिखा गया है, महाभारत को भी लिखा गया है, वेदों का भी रचना हुई है, लिखे गए हैं। वेद भी किसी जीवित व्यक्ति ने लिखे हैं, पर हमारे लिखे नहीं गए ना। वो मान्यता गलत है फिर तो। देखिए आप किसी पॉडकास्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी मौलाना को लाना, आप अच्छे को मौलाना नंबर दो जो कुरान के बारे में, मैं आपको इस्लाम के बारे में बता, जानता मैं है, आपको उनसे पूरा बता podcast दूंगा उस करूंगा। पर, ठीक है ना। किसी मौलाना से पॉडकास्ट करना, फिर आप उसके बारे में, इस्लाम के बारे में पूछना, मजहब के बारे में पूछना, इंसानियत के बारे में पूछना। आप रेयर चीज आप, अभी ईद का महीना गया, ठीक है ना। ये इसमें तो मीठी ईद थी ना, ये तो हम्म, इसमें बकरे नहीं काटे गए ना। विरोध ये चल रहा है कि एक तरफ इरफान पहले ये कह रहा था कि मेरे भाई को भी डर लगता है चींटी को लेकर के भी, दूसरी तरफ आप बकरीद पे बकरे काटते हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो ये हमारे जैसे आप मांस खाते हो? मांस खाता हूँ, आप खाते हो? हैं? मांस अरे तो- इतना सा तो है तुम भाई। देखो ये तो अब कुछ ऐसी परंपरा ये सामाजिक है, अब समाज की कोई चीज को हम नहीं हमारे पूछ घर के हमारे विरुद्ध आ जाते। अच्छा, घर के खिलाफ हो जाते हैं? अब ये तो मांस आप भले आप मुस्लिम समाज को ले लो, चलो नहीं, खा तो हमारे वाले बहुत रहे सब हैं, खा रहे, सब। आप ही ने तो सिखाया यार। अरे यार हम तो कैसे आपसे ही सिखा सीखे सकते हैं, हमारे समाज वाले हमारे कहाँ से सीखे हैं? नहीं से नहीं सीखे आप ही से। अब देखो हमारा समाज दारू नहीं आपके पीता, समाज वाले काफी ने हमारे समाज वालों को नशे में मतलब जोड़ हाँ, दिया। गिरफ्त में डाला चीज़ है है। दारू, तो हमारे समाज दारू सिखाया हमारा समाज आपको। नहीं पीते था, आपके समाज में पीते ना, हमारे समाज वालों ने आपको सिखाया है। तो फिर यही तो बात, देखो ये तो चीज नॉर्मल है। नहीं तो फिर अगर एक तरफ आप कह रहे हो जीव हत्या अपराध है, तो फिर बकरे की आप हत्या करते हो तो उसको अपराध नहीं माना गया आपके ग्रंथों में? मैंने आपको बताया ना, उसमें अपराध नहीं, बता उसकी एक बहुत बड़ी कहानी, क्या है? ठीक है ना। और वो आप किसी ब्रॉडकास्ट में किसी मौलाना से पूछें तो बेहतर है। बहुत बेहतर, पूरे लॉजिक। फिर मैं यहाँ बताऊंगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, फिर कुछ उल्टा सीधा बता नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं बताना है कि अपन जिनके बारे में जानकर नहीं फिर- हो तो फिर कोई हाँ, फिर क्राइसिस लोग- हो जाएगा सोशल मीडिया पे, अपन यूं ही गालियां खाएं और धर्म वाला अड्डी के मोहल्ला धोला दो अड्डी के हिंदू अड्डी के कोई गलत बोल गया और लगड़ करी एंड थोड़ लोग कहीं खिलाफ कह दियो तो बे लगड़ करी हम लोग करते ही था नहीं गड़ी धड़ो तो देगा गोपाल चौधरी आए यार। काट देंगे आपको, मार देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे। थे धर्म का आपने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या हुआ? ये मिलेगा किसी को नहीं अपना सो। ला दे अरे ढूंढ लेंगे, धर्म वाले तो ठेकेदार बहुत तेज है, ये धर्म का जिन्होंने ठेका लिया है ना बहुत बहुत तेज है, उनके पास तो सारी खूबियां जानकारी रहती है। तो फिर आप जब बकरीद होती है तो पूरे लोग सब इन्वॉल्व होते हैं। मेरे एक मित्र वो कह रहा मैं नहीं खाता कभी मांस, ऐसा हो सकता है? गफूर खान करके जैसलमेर का सदरानी मेहर है, बहुत कम लोग होंगे शायद, हो सकते हैं ऐसा? हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो नहीं खाते, अच्छा, मेरे पिताजी नहीं खाते। नहीं खाते? कुछ लोग नहीं खाते, यूं नहीं जबरदस्ती किसी पे नहीं कि आपको खाना ही है ना। धर्म ये कह रहा है कि आपको खाना जरूरी है, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप खाएं, नहीं कर रहा तो मत खाएं। अच्छा, बाकी मुस्लिम चीज़ में यही चलता है, यही कर। अब आप कह रहे हैं कि भाई देखो बकरे अगर कटेंगे नहीं, आप देख लो जैसे जो ये कुत्ते होते हैं ना, ये कटते तो नहीं है ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये कुत्ते भी आती है तो कितने 7-8 गुलरी लेके आते, ठीक है ना, पर इनकी संख्या आप देखो दुनिया भर में बहुत कम होगी। क्यों? अब इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है ना। और बकरी होती है वो मेमने 2 या 3 उससे ज़्यादा, ठीक है ना, और कटते भी बहुत है। कितने करते हैं? बहुत करते हैं, मुस्लिम हर जगह है, फिर भी इसकी संख्या आप देखो हजारों में, लाखों में। अगर मतलब अगर ये बचने होते, अगर चीज़ कटने से अगर कुछ फर्क होता तो सारे खत्म ही हो जाते ना। फिर बकरे खत्म क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे भी एक लॉजिक चीज है ना कि भाई ये खत्म तो नहीं हो रहे, मतलब क्या लॉजिक है? लॉजिक ये देखो, इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप लोग बोल रहे हैं चलो मुस्लिम अगर इसको बंद भी कर ले, इस पे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है। मैं रहता हूँ जहाँ मेरे जाट समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना, वो बकरे बेचते हैं, अच्छा, ठीक है ना, हमें बेचते हैं, हमारे वाले व्यापारी भी। अपराधी तो ये लोग भी हैं जो बकरा बेचते हैं। अब अगर आप बोल जितना रहे आप गलत हो उतना तो वो हम है, वो जिन्होंने बेचते भी बेचा है है ना, काटने के लिए। तो उनके रोजी रोटी, उनके किसानों की रोजी रोटी उस पे चलती है। एक बकरा 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में बिकता है।
हाँ ये बात सही है। क्यों दम्मा भाई, हिंदू समाज के लोगों को पता है कि बकरे को ले जाकर काटेंगे, तो बेच क्यों रहे हो फिर बकरा बेचते इसलिए कटे और फिर मुसलमानों को गालियां इसलिए देते हैं कि आप बकरा काटते हो। अरे भाई दिया था आपने ये काटने के लिए, 10,000 15,000 में आप ही ने आप देख लो ज्यादातर है ना बकरे बकरियां ये है ना चौधरियों के बहुत ज्यादा होते हैं, जाटों के। हाँ मैं मेरे गांव में रहता बहुत और बेचते भी बहुत। हमारे गांव में तो एक चौधरी है जो बकरी खरीदता है। अच्छा, हाँ व्यापार करता है, व्यापार करता है, बेचता है। इसमें कितनी मजदूरी है? यहाँ से लेके जाते हैं अहमदाबाद वगैरह, मंडिया करते हैं, मतलब तो देखो, क्या रेट मिलती है? 100 150 गाड़ी भर के जाते हैं, तो फिर एक बकरे से 300 400 500 रुपए बजट मतलब उनका बच जाता है। तो एक गाड़ी में थोड़ी ज्यादा बचता है। नहीं इतना ही बचता है। मैंने तो पूछा, मतलब देखो यहाँ से जाना ज्यादा रहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बीच में गाड़ियां पकड़ लेते तो उनका लॉस हो जाता है। कभी पकड़े कौन? बीच में आरटी वाले हो, कोई हो, पुलिस हो, क्या वो गाय वगैरह लेके जाते हैं ना, उनको पकड़े, वैसे इनकी भी गाड़ियां पकड़ लेते हैं। बकरे ट्रैवल करना अपराध है? अपराध नहीं कानून है, रूप से गलत है? रोकते हैं इनकी गाड़ियों को। जैसे कभी कभार हम व्यापारी मिलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि इस बार सीजन नहीं, गाड़ी आगे निकलने नहीं दे रही। ये चीज ये है। बाकी कोई चोर चकारी भी हो जाते हैं बीच में, रोक के लूट बीच लेते में मर जाते हैं गाड़ी में, हैं, कोई मर जाते हैं। बाकी यहाँ से गाड़ी बम्बई तक जाती है, उसका किराया वगैरह मतलब बजट बेहतरीन बजट। बहुत से बकरों वाले ऐसे पैसे वाले व्यापारी, बहुत पैसे वाले, बहुत सारे। अच्छा, और बहुत से किसानों की रोजी रोटी में आप तो इस विषय पे मैं बात करूंगा। मेरे धर्म के जो भी जानकार है ना, इस बार मैं किसी अगर हमारे धर्म गुरु का पॉडकास्ट करूंगा तो उनसे पूछूंगा कि अपने समाज के लोग ही तो बकरे को बेचते हैं, बकरा जाता मंडी कटने के लिए, ये सबको पता है। फिर अपने लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जीव हत्या करते हैं। जीव हत्या तो अपन ने अब देखो, मैं आपको इस चीज पे एक बता रहा हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि गऊ हमारी माता है, माता है, ठीक है ना? ठीक है। बोलते देखो, हम चलो मांस खाते, हम मानते हैं कि हम खाते हैं। आप गाय का खाते हो? नहीं, गाय का नहीं खाते। गाय का बीफ नहीं खाते? नहीं, कभी ऐसा नहीं, ना हिंदुस्तान में हमारे मतलब एरिया में ऐसा कभी हुआ है, ना कभी होगा, ठीक है। बाकी हम मांस खाते, ठीक है। गाय देखो, अगर गाय मरती है ना, आप बोलते हैं ना कि हमारी गाय माता है, ठीक है, गाय मरती है ना, मेरे मतलब गांव में बहुत सारे हिंदू भाई, अगर गाय मरती है तो वहीं की वहीं पड़ी रहती, कोई उसको कोई टच क्यों? हाँ, नहीं दफनाते। मेरी रूबरू अगर दफनाते तो फिर वो किसी बाहर को मंगाते, हाथ नहीं लगाते कि मरी हुई। और मैं कहता हूँ, मैंने इस टाइम में, और एक गऊ की बीमारी आई थी ना बीच में, उस टाइम में लगभग 30 से 40 गऊ ऐसे को बूरा है, मतलब गड्ढा दफनाया, ठीक है, खुद ने खींच के, ठीक है, उसको हाथ भी लगाते। क्या होता है हाथ? अगर हम उसके दूध पी रहे हैं, ठीक है, इंसान को लगा सकते हो, तो अगर हम अपना कोई रिश्तेदार मर रहा, हम उसको भी उठा के जा रहे हैं ना, फिर गाय को। और हिंदू भाई बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, यार ये मरी हुई को कैसे हाथ लगा? इस विषय पे तो बात होनी चाहिए ना, कि हमारे समाज के लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। हाँ, कहते हैं कि गाय हमारी माता है, वो गाय को आवारा भी आप बता लो, कोई भी ऐसा, कोई भी धर्म का, बहुत से धर्म के ऐसे लोग हैं जो गाय को हाथ नहीं लगाते मरने के बाद। हाँ, भले ये कहते हैं, पर हम अगर गाय मरती है तो गाय को लेके जाके दफना के दूर फिर आते हैं। बहुत से ऐसे केस है हमारे पास। भले हम गाय को माता कहते हैं कि नहीं कहते, ठीक है, पर इस चीज में हम, बाकी हिंदू भाई बहुत, मैं ये नहीं कहता कि भाई हर कोई ऐसा होगा, बहुत से अच्छे लोग भी है जो ऐसा काम करते हैं, पर होना ये चाहिए। अगर वो मर रही है, अगर आप उसको मतलब माता मान रहे हो, तो उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें। अगर मरने के बाद, जिंदा में अगर आप जो उसके मोहब्बत है, तो मरने के बाद भी उससे मोहब्बत करो, उसके दफना के आओ। सही बात। बाकी ऐसी चीजें समाज में बहुत सारी, हमारे समाज में थोड़ा है कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। आजकल का जमाना हकीकत पे कुछ है, अलग कुछ अलग है। गोकुल भाई, आज के इस जमाने में, सोशल मीडिया के इस जमाने में, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में 80% झूठ है, 10% सच। फिर वो भले मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, कोई भी हो, ठीक है। अभी ये गायों को लेकर के बहुत सारे गो भक्त हैं, जो इरफान आपने देखा होगा, बहुत सारे गो भक्त हैं जो सोशल मीडिया पे भी है, गौशाला चला रहे हैं, गायों को बचा रहे हैं, गाड़ियां रुकवा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये हकीकत है या ड्रामा है? जब ये पैसे के लिए गो माता के नाम पे लकी ड्रॉ चल रहे, ये भी तो एक गलत काम है ना। पैसे कमा रहे हो, 20-20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए गौ माता के नाम पे चला रहे हैं। अच्छा, गौ माता के नाम पे अब खोल, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता के, जैसे वो आपके होते हैं ना, धर्मशाला होती है, क्या होती है, गऊ के लिए गौशाला खोलते हैं, ठीक है ना, और उसमें गाय तो 10, 15, 20, 40 रखते हैं, पर चंदा लेते हैं। ऐसे भी खूब सारे लोग, उनकी रोजी रोटियां चल रही है,
मैं ये नहीं कहता सारे लोग होंगे, भगवान उनको सजा नहीं देंगे? अब वो तो भगवान तक जाएंगे, तो अभी जिंदा है वो मजे कर रहे हैं, उन गऊ के नाम से सारा काम चला रहा आपके समाज में ऐसा नहीं होता? है। मुझे तो यहाँ आप तक लोग याद है, गौशाला चलाते हो क्या? लगभग जैसलमेर साइड ऐसे लोग हैं जो चलाते हैं, मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से चलाते हैं। और इधर हमारे तामलियार में हमारे एक घर साइड भी था, गौशाला जैसे 4-5 गाय तो घरों में ही। हमारे पर घर बहुत चार गाय। कसम से, बाकी दुनिया क्या सोचती है या हिंदू भाई क्या सोचते हैं उन पे डिपेंड है। बाकी हमारे गाय खूब सारी, गांव में भी खूब सारी है, बहुत आप सारी बकरियां रखते हो? बकरियां बहुत सारी। फिर आपके बकरे होते हैं? हाँ बकरे होते हैं। उसको मंडी करते हो या ईद बेचते पे काट देते हो? नहीं बेचते, ईद पे घर का नहीं काटते हो? देखो यूं है, ईद पे एक बकरा कटता है एक घर में, या एक या दो, ठीक है। और ईद आती 12 में, 12 महीने में एक बार एक करता बार है, करता है, ठीक है। बस। बाकी सारा बकरा जो होता बाकी है, ताजिया वगैरह होता है इसमें नहीं कोई नहीं, असर नहीं होता? इसमें कुछ नहीं होता। बाकी कुछ, बाकी बकरी ईद पर ही बकरा करता बकरी है? ईद पे ही अगर बकरा कोई करता है, किसी को दावत हो वो भी आम खास वो भी शादी में होता है? शादी में होता है। बाकी हमारे बहुत कम हो होता रहा है, है। हमारा अब क्योंकि कम, अब धीरे जैसे धीरे। आप मेरे मित्र हो गए तो आपको क्योंकि बुलाना हिंदू है। भाई बहुत ज्यादा, मेरे गांव की कहूँ, मेरे गांव में बहुत सारे, मतलब हम जो है हमारे 100 से 150 घर की बस्ती है, और बाकी साइड में सारे हिंदू भाई, है। राजपूत, जाट, भील, मेघवाड़, और हम सब आपस में आते जाते हैं और बहुत बेहतरीन मोहब्बत के साथ, ठीक है। वो भी शादियों में आते, हम भी आते। तो हम शादी में जैसे मेन दावत नेत्री का खाना होता है, तब बकरा वगैरह कुछ नहीं करते। अब स्पेशली कोई शाम के टाइम मुस्लिम भाई मेहमान आ गए, उस टाइम अलग चीज़ है, बाकी दिन में कुछ नहीं करता। हिंदू भाई आते, ठीक है, खाना खा के जाते, मीठा ही होता है बस। अच्छा, बाकी लोग कह रहे बकरे करते हैं, एक हलाला और एक झटका, हलाल और झटका, क्या अंतर है इसमें? देखो ये अपनी अपनी परंपरा है, ठीक है ना। कोई झटके उनको से, दर्द नहीं होता बकरों को जब आप ऐसे करते हो? अब दर्द तो ये, अब लोग आजकल इंसानों को काट रहे क्या हैं, इरफान, क्या है? हैं? इंसानों को काट रहे हैं ना आपसे। मेरे को डर लग रहा है, मैंने इतना देखा नहीं। देखा नहीं है? आपके फिक्स होता है क्या काटने वाला? नहीं ऐसा कोई नहीं, कोई भी काट सकता कोई भी है। आप में वो क्षमता है कि आप काट दोगे? हाँ काट देंगे, कोई दिक्कत अरे भाई है इरफान, तू कर सकता है? नहीं, मैं नहीं। ये धर्म की चीज है, इसमें नॉर्मल चीज, ये तो अब हो रहा है तो। नहीं, धर्म की तो है, पर काटने की ताकत भी तो होनी चाहिए ना, नरकलेजा भी तो होना चाहिए ना किसी जीव की हत्या करने का। अब ये तो काट सकते हैं हम, और हर कोई मुस्लिम, आप किसी भी को वो भी ले लो ना, बकरा काट सकता है वो। यूं? अच्छा, चलो वापस पॉडकास्ट पे आते हैं। आप किस नेता को पसंद करते हैं? देखो फिलहाल तो मैं रविंद्र सिंह को करता हूँ, भाटी साहब को। भाटी साहब को। क्या अच्छा लगता है उसमें आपको? देखो बाकी तो मैंने ना, तो मैं लोग कहते हैं रविंद्र सिंह भाटी बहुत दिखावा करते हैं, धरातल पे काम जीरो है, सोशल मीडिया पे लूनी मचा उठा के। काम उनको करने नहीं दिया जा रहा है, या क्यों? क्या कौन वजह? पाले? देखो एक तो उनकी सरकार नहीं, सरकार कैसे नहीं है? वो क्यों? तो जिस निर्दलीय- संगठन से चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, जिस संगठन ज्वाइन करके बाद में निर्दलीय हुए, उसी संगठन की सरकार है। उसकी संगठन की सरकार वो होने तो कह रहे हैं विचार परिवार से, परिवार है भिड़ा हो। काम नहीं होने देते। बाकी बंदा रहे, ठीक है, काम अगर 0% कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है, ये उस पर डिपेंड है। बाकी दुनिया में बाकी जो उसके पास बेबाक आवाज है, जो बोलता है, ठीक है ना, हक बोलता है, ठीक है। बाकी यूं है कि पार्टियां हैं, सत्ता आती जाती रहती है। अगर मैं मेरी सत्ता में, अगर या रविंद्र सिंह अपनी सत्ता में है, ठीक है, बीजेपी में, अगर बीजेपी में लड़े हुए होते और जीतते तो काम होता। अभी नहीं हो रहा है, इसकी वजह आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। क्या वजह? ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी नेता है जिनको वहाँ से लड़े और सामने रविंद्र सिंह जीत गया और वो हारे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में उनको लड़ना है। अगर रविंद्र सिंह ने उस धरातल पे वैसा काम कर दिया, ठीक है, तो उनका नंबर नहीं लगना आने वाले साल। तो वो बीजेपी सरकार की नींव में, तो बीजेपी सरकार चाहती है कि उस बंदे को या उन्हें टिकट मिलना है अगले साल में, ठीक है ना। तो इस बार रविंद्र सिंह का वो इतना काम होने नहीं दे रहे और आने वाले टाइम में उसको ही आगे लाके या रविंद्र सिंह को बैक कर रहे। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको मतलब रविंद्र सिंह बीजेपी के लिए मतलब बीच में अटका हुआ है, या बीच स्कूल टाइम से ले लो या किसी भी टाइम कॉलेज टाइम से ले लो, रविंद्र सिंह उस मुद्दों पर अड़े रहे। तो रविंद्र सिंह ने बीजेपी भी ज्वाइन की थी, ठीक है, उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े जीते, ठीक है। अब निर्दलीय लड़के जीत गए तो बीजेपी अगर उनको काम करने दे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। और बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे, किस वजह से नहीं? क्योंकि आने वाले टाइम में उस सीट पे कोई और लड़ने वाला है। ठीक बात। इस वजह से बीजेपी चाहती है कि भाई अगर रविंद्र सिंह अभी काम करेंगे तो वो दोबारा फिर से खड़े होंगे, और उनका काम किया हुआ हो तो जनता फिर उन्हें ही चुनेगी। तो इस वजह से काम नहीं हो रहे, काम अटके पड़े। अच्छा, और बाकी सिंह भाटी का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है?
बाकी भविष्य तो चलो अगर काम होगा तो बहुत बेहतरीन होगा। आने वाला टाइम अगर जनता यहाँ काम देखती है और अपने इधर देखो सेफ साइट वगैरह मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पानी में प्यास, पानी की वजह से बहुत किल्लत है वहाँ, क्योंकि बहुत सारे दूर दराज बॉर्डरों पे वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, पानी की कमी है। अगर रविंदर सिंह इन कामों पे काम करेंगे बेहतरीन तरीके से तो आने वाला भविष्य उनका बहुत बेहतरीन रहेगा। काम नहीं, जनता काम मांगती, काम नहीं होगा तो फिर भले रविंदर सिंह हो या कोई भी हो, जनता पलटेगी फिर आने वाले टाइम। आपकी विधानसभा में अभी कौन से नेता काम कर रहे हैं और पहले वाले नेताओं ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? देखो पद्माराम जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं मेरे गांव को लेके कहूँ, क्योंकि वहाँ पानी की हमारे पहले बहुत पुराना मतलब एक ही कुआं था, 2 से 3 कुएं भी निकाले, ठीक है। पानी की जो किल्लत थी उससे बहुत कम किया है, ठीक है। बाकी रेयर काम हर कोई मतलब विधानसभा में कोई भी नेता है, हर घर का काम नहीं हो सकता या हर गांव का भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 साल में कभी इधर कभी उधर, कभी इसकी सुननी उसकी सुननी, कभी सड़कें निकालनी ये निकालनी, उनमें निकल जाते, ठीक है। 1-2 साल तो मतलब बजट आने में या बजट की देख रेख में या उस काम को समझने में लग जाते, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा मतलब चौहटन साइड में बहुत अच्छा काम हुआ है और पिछली सरकार में और इस सरकार में तो अब देखो कैसा काम होगा, चल रहा है जैसा होगा उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। फेवर में किसी का नहीं हो, काम जो काम करेगा वो अपना, फिर बोले वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, कोई भी हो, अपना काम होना चाहिए और जनता काम मांगती है, ठीक है। किसी भी का हम ये नहीं कहते कि बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी हो, काम करे जनता के लिए। हनुमान बेनीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हनुमान बेनीवाल जहाँ तक मेरा सवाल है एक बहुत रेयर बंदा है और काम बहुत तबाह की करता है, ठीक है। फिर वो बोले विधानसभा में हो या कहीं भी हो, अपनी आवाज़ बुलंद करके काम करता है, ठीक है। बाकी अपने इस एरिए में अभी तक उनकी झलक अपने को देखने को मिली नहीं, बाढ़ में शायद आए के गए, पर हमने इतना देखा मतलब यूँ सोशल मीडिया पे देखा, बाकी रूबरू कभी देखा नहीं। बाकी काम तो बंदा करता है। देखो जो पार्टी खुद की नींव पे या अपनी बुनियाद पे बुनी जाती है उस पर मेहनत लगती है और हनुमान बेनीवाल ने काफ़ी मेहनत की है और आने वाले टाइम में बेहतरीन मेहनत करके अगर सत्ता इनकी खुद की होगी और काम वाला बंदा है और अपने आप आगे आएगा तो वैसे काम होता जाएगा। जनता मांगती, जनता काम मांगती और काम करेंगे तो। कांग्रेस वाले तो काम नहीं कर रहे हैं। देखो कांग्रेस काम अपनी जगह, कांग्रेस भी सही है, काम करने वाले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो काम करे। ये नहीं पूछेंगे, वोट देना इनका अधिकार है, मुझे हो जगह। चलो ये तो हमारे साथ थार की आवाज के संस्थापक लियाकत खान साहब, और जिनको भी क्रिकेट का कोई लाइव करवाना है यूट्यूब चैनल से तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा। बाकी हमारे पॉडकास्ट को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारी बातें हुई, हंसी मजाक चलता रहता है, कोई बात दिल पे ना ले, ये सिर्फ हमारी हथाई थी। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद खान साहब। थैंक यू सर।